हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आप सभी लोगों को कुछ दिन पहले मैंने अनाउंसमेंट किया था कि जो लोग क्लास 10 माध्यमिक देंगे कुछ दिन बाद, उन लोगों के लिए लास्ट मिनट में ये बैच लाया हूं। आपके पास लास्ट 60 डेज बाकी है और ये 60 दिन आप लोग कैसे मेहनत करेंगे और कैसे अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप करके अपना हाईएस्ट लेवल जो आप दे सकते हैं वो देंगे, वही हम लोग इस बैच में कवर करेंगे। हाँ, इस बैच का आज पहला लेक्चर होने वाला है और मैंने टॉपिक चूज किया है आपका चैप्टर 2 जो कि बिहेवियर ऑफ गैसेस। ये क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दो चार बातें बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप सभी लोगों का प्री बोर्ड कंप्लीट हो चुका है, प्री टेस्ट दे चुके हैं और ये आपका सबसे अहम वक्त है। अभी लास्ट का ये 2 महीना आप लोग जैसे मेहनत करेंगे आपका ज़िंदगी वैसे आगे जाएगा, क्योंकि ये आपका जो बोर्ड्स है ना, क्लास 10 का बोर्ड्स, ये आपका ज़िंदगी का सबसे पहला बड़ा एग्जाम है। यही आप देंगे जब स्कूल से बाहर जाकर कोई एग्जाम देंगे ना, यही पहले बार आप लोग देंगे। एक दूसरा स्कूल में जाकर एक नया माहौल में आप लोग एग्जाम देंगे और आपको अभी स्कूल से मार्कशीट नहीं आएगा, आपका मार्कशीट आएगा वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, पूरा बोर्ड से आपका एक मार्कशीट आएगा जो जिंदगी भर आपका साथ रहेगा मार्कशीट। तो इसलिए इस एग्जाम को थोड़ा सीरियसली दीजिए और अपना हाईएस्ट, आप जितना आपका एफिशिएंसी, अपना 100% एफिशिएंसी के साथ ये वाला एग्जाम के लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि एक बार अगर हाथ से तीर निकल गया तो कुछ कर नहीं सकते हैं। एग्जाम जब हो जाएगा तब आप लोग बैठ के नहीं सोच पाएंगे कि यार काश मैं उस दिन अच्छा पढ़ लेता, काश मैं ये कर लेता। काश करने से बहुत हो जाएगा, लेकिन सारे जिंदगी भर अफसोस पे अफसोस रह जाएगा। इसलिए ये वाला वक्त बहुत ही अहमियत है, बहुत ही कीमती वक्त है। चलिए मेहनत शुरू करते हैं। आप भी मेहनत करेंगे, मैं भी मेहनत करूंगा। ये बैच आप लोग देख के समझ पा रहे हैं, स्पेशली डिजाइन्ड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इन बच्चों को लेके हमारे वेस्ट बंगाल के बाकी जो टीचर्स हैं वो नहीं सोचते। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं बहुत सारे चैनल्स देखा हूँ जो सिर्फ बंगाली में पढ़ाते हैं, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो लोग क्या कुछ गलती किए हैं? इंग्लिश पढ़ के गलती तो नहीं किए हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ये वाला बैच लाया हूँ और आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, आप लोगों को हर एक चीज़ में आप करवाऊंगा और हर एक चीज़ आप लोगों को डिटेल्स में करा के आपको एनालिसिस भी कराऊंगा। तो बहुत हमने बातें कर लिया, अभी हम लोग पढ़ाई में जाएंगे। देखिए, यह है आपका चैप्टर 2 बिहेवियर ऑफ गैस। इस चैप्टर से आपका किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? आपका जो माध्यमिक का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इस चैप्टर से एमसीक्यू आएगा। कितना बोले तो एमसीक्यू आएगा 2 1 into 2 मार्क्स का। वीएसए भी आएगा कितना? 2 1 into 2 आएगा 2 नंबर का वीएसए। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितना आएगा? शॉर्ट आंसर टाइप 1 आएगा 2 into 1। कितना आ गया? ये हमारा 6 आ गया। और 1 आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का 3 into 1। सॉरी, इसको आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कितना हो रहा है? टोटल आपका 8 नंबर आ रहा है, 8 मार्क्स। तो इस चैप्टर से टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आपका बोर्ड्स में इस चैप्टर से टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 8 मार्क्स के अंदर 2 रहेगा एमसीक्यू, 2 वीएसए, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, बिहेवियर ऑफ गैसेस 1 शॉट में हम लोग पूरा क्लास को कंप्लीट करेंगे, क्लास को कवर करेंगे 1 शॉट लेक्चर में, और हम लोग फिर आगे कैसे टाइप का क्वेश्चन आया था उसको भी डिस्कस करेंगे। बिहेवियर ऑफ गैस, इधर हम लोग गैस के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो गैस के किन किन प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे? गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सबको कैसे आपस में रिलेट करते हैं उन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये चैप्टर शुरू होता है कौन सा कॉन्सेप्ट से? प्रेशर का कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले व्हाट इज प्रेशर? अगर आपको मैं पूछूं प्रेशर क्या है, तो ये बोल पाएंगे क्या प्रेशर क्या है? तो प्रेशर का मतलब है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। प्रेशर का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब प्रेशर मतलब फोर्स बाय एरिया। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक छोटा सा एरिया अगर यहाँ पर है, छोटा सा एरिया है, यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, इस एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, वही है उस पॉइंट में कितना प्रेशर लग रहा है। समझ पा रहे हैं ना? यहाँ पर छोटा एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, उसी को बोलते हैं उस पॉइंट में हमारा क्या है? प्रेशर है। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अभी प्रेशर का यूनिट क्या है? प्रेशर का यूनिट क्या है? प्रेशर का यूनिट होता है, आप लोग जान के रखिए, इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को बोला जाता है पास्कल। यह एसआई सिस्टम में इसका यूनिट है। पास्कल का मतलब है PA, यह एसआई सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और
डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है प्रेशर का यूनिट। और प्रेशर का डायमेंशन क्या है, ये भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेशर का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन देखिए, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, एरिया का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ मतलब L स्क्वायर। सो प्रेशर का डायमेंशन हो जाएगा ML-1 T-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये प्रेशर का डायमेंशन है। सो समझ गए। अभी देखिए आप लोगों को जानना पड़ेगा, ये तो आप लोग देखिए नॉर्मल प्रेशर के बारे में जान लिए, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं, गैस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक गैस या लिक्विड का प्रेशर हम लोग जानेंगे। तो प्रेशर हम लोग किससे मेजर करते हैं, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस पहले जान लीजिए, किस चीज से प्रेशर मेजर किया जाता है। तो प्रेशर हम लोग दो तरह का डिवाइस से मेजर कर सकते हैं। तो प्रेशर मेजर के लिए क्या, ये भी आपका क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रेशर किससे हम लोग मेजर करते हैं। तो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस अगर बोले, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस अगर बोले तो दो तरह का डिवाइस होता है, एक होता है बैरोमीटर, एक होता है मैनोमीटर। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बैरोमीटर और मैनोमीटर के बीच में डिफरेंस क्या है। बैरोमीटर प्रेशर मेजर करता है ओपन स्पेस में और मैनोमीटर करता है क्लोज स्पेस में। मतलब जब भी खुला आसमान होगा, खुला एटमॉस्फेयर होगा, तब बैरोमीटर प्रेशर मेजर करेगा, और मैनोमीटर करेगा क्लोज्ड गैस या क्लोज चेंबर के अंदर मेजर करेगा। तो हम लोग अभी एक एक करके पढ़ेंगे। सो बैरोमीटर यूज होता है कब, बैरोमीटर प्रेशर मेजर के लिए होता है जब हमारा ओपन, और मैनोमीटर कब होता है, मैनोमीटर होता है जब हमारा गैस क्या रहता है, इनक्लोज रहता है, गैस रहता है इनक्लोज। जब गैस इनक्लोज रहेगा एक वेसल के अंदर, तब मैनोमीटर यूज होगा। ठीक है, अभी हम लोग बैरोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। एक पर्टिकुलर बैरोमीटर आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, उसको बोला जाता है टॉरिसेलिस बैरोमीटर। तो टॉरिसेलिस बैरोमीटर कैसे काम करता है, वहां से हम लोग प्रेशर का एक और इक्वेशन निकालेंगे। तो हम लोग एक पर्टिकुलर टाइप का बैरोमीटर पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं टॉरिसेलिस बैरोमीटर। टॉरिसेली एक साइंटिस्ट थे, उनका बैरोमीटर हम लोग पढ़ेंगे जो है टॉरिसेलिस बैरोमीटर। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। टॉरिसेली बैरोमीटर का अरेंजमेंट बहुत ही सिंपल है। एक जगह पर मरकरी लिया जाता है, यहां पर क्या है, यहां पर है मरकरी, यहां पर है मरकरी। ठीक है, यहां पर मरकरी है। फिर एक टेस्ट ट्यूब लिया जाता है, यहां पर एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर भी क्या है बोलिए, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर भी मरकरी है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर भी मरकरी है। फिर टेस्ट ट्यूब के ऊपर मैंने क्या किया, मैंने हाथ से टेस्ट ट्यूब के ऊपर ऐसा बंद कर लिया, फिर ले जाकर टेस्ट ट्यूब को मैंने इधर उल्टा करके रख दिया, यहाँ से ले जाकर यहाँ पर उल्टा करके मैंने टेस्ट ट्यूब को रख दिया। तो क्या होगा, जब उल्टा करके रखेंगे टेस्ट ट्यूब हमारा ऐसे करके उलट जाएगा ना, इधर आके ऐसा के उलट जाएगा ना, ये टेस्ट ट्यूब जब इधर आएगा ऐसा करके उलट जाएगा, यही होगा, यही होगा ऑब्वियसली। सो ये अरेंजमेंट कोई, तो इधर भी हमारा मरकरी फील होगा, एक सर्टेन हाइट तक जाएगा। तो इस अरेंजमेंट को ही बोलते हैं हम लोग टॉरिसेलिस बैरोमीटर। इस ये भी क्या है, इसके अंदर भी मरकरी है। ठीक है, सो इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं टॉरिसेलिस बैरोमीटर। ठीक है, तो टॉरिसेलिस बैरोमीटर क्या है, ये जो अरेंजमेंट है ओपन स्पेस, मतलब देखिए यहाँ पर हमारा बाहर का एयर का प्रेशर आके लगेगा, एयर का प्रेशर आके लगेगा, तो ओपन स्पेस में है, तो इसी को बोलते हैं टॉरिसेलिस बैरोमीटर। तो अब यहाँ से हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे प्रेशर का, कैसे निकालते हैं देखिए। तो हमें प्रेशर का मतलब क्या पता है, फोर्स बाई एरिया, ये हमें प्रेशर के बारे में पता है। सो देखिए फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स का मतलब सभी लोगों को पता है m इंटू जी बाई एरिया ऑब्वियसली। सो मैं ऊपर नीचे h से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकता हूँ। h क्या है, हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम, h है हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम। सो एरिया इंटू हाइट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। सो mgh बाई b वॉल्यूम। सो v का मतलब क्या है, v का मतलब है वॉल्यूम। ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम करेंगे तो क्या मिलता है, बोलिए, मास बाय वॉल्यूम करेंगे तो डेंसिटी निकलता है। तो रो जी एच, रो का मतलब है डेंसिटी, रो का मतलब है डेंसिटी। सो P इक्वल्स टू रो जी एच। यहाँ पर हमें एक नया प्रेशर का फॉर्मूला मिल गया, दैट इज प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच। ये वाला इक्वेशन हमें बहुत काम में रहेगा और ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत ही इफेक्टिव है। मेरा बात सुनिए, क्योंकि अभी इसका हम अप्लाई भी करेंगे। तो प्रेशर का इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू रो जी एच। ये एक नया फॉर्मूला हमारे पास आया है, यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी निकालेंगे। चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। सो देखिए हम क्या करेंगे, अभी ये वाला इक्वेशन को यूज करके हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालेंगे।
सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है वो हम लोग को समझना पड़ेगा। फिर मैनोमीटर भी आप लोगों को मैं समझाऊंगा थोड़ा बहुत। मैनोमीटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका सिलेबस के लिए, लेकिन मैं बोल दूंगा, जब बोल रहा हूँ वन शॉट में सब बोल दूंगा। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जब हम लोग 1 atm प्रेशर जिसे बोलते हैं, इसका मतलब है प्रेशर exerted when height of mercury column is 76 सेंटीमीटर। मतलब मरकरी कॉलम का जब हाइट 76 सेंटीमीटर रहेगा तब उसको हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर 1 atm प्रेशर के लिए क्या हो गया, हाइट हो गया कितना 76 सेंटीमीटर, या इसको 760 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं। अभी मरकरी का डेंसिटी क्या है? मरकरी का डेंसिटी कितना होता है बोलिए तो सर? मरकरी का डेंसिटी होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है मरकरी का डेंसिटी। और जी का वैल्यू क्या होता है सर? जी का वैल्यू होता है 980 डाइन पर सेंटीमीटर, सॉरी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का लिख रहा हूँ, जी तो हमारा एक्सीलरेशन है, जी का वैल्यू है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी का वैल्यू है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास पी का फॉर्मूला क्या आ गया था? रो जी एच। तो पी का जगह क्या लिखेंगे 1 atm, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल रहे हैं, तो 1 atm प्रेशर का मतलब क्या हो जाएगा? पी का जगह ये रो का जगह क्या लिखेंगे? रो का जगह 13.6, जी का जगह क्या लिखेंगे? जी का जगह 980, और एच का जगह क्या लिखेंगे? 76 सेंटीमीटर। सो जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या आएगा बोलिए तो? 1.013 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी को जब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इन सेम चीज को हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे। सो क्या होगा? 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं 1.013 10⁵ पास्कल। अभी 10⁵ पास्कल का मतलब क्या होता है? 1 बार, तो इसको मैं लिख सकता हूं तो 1.013 बार। इसका मतलब क्या है? 10⁵ पास्कल एक नया से यूनिट आप लोग सीख ले, इसको बोलते हैं 1 बार, और इसी का मतलब है 1013 मिली बार। ये सब कुछ 1 atm का हमारा वैल्यू है, ये भी 1 atm का 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 वैल्यू है। तो देखिए समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो 1 atm का वैल्यू, हम इनमें से सारे जो वैल्यू है ये सब 1 atm का वैल्यू है। तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये है कि हमारा मरकरी कॉलम कितना हाइट में रहेगा? 76 सेंटीमीटर में रहेगा, और उसका प्रेशर कुछ इस तरह से वेरी करेगा। अगर आपका एग्जाम के लिए भी, आपके माध्यमिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 atm का मतलब क्या है? 1 atm का मतलब है 1013 मिली बार। ठीक है, तो देखिए, तो ये वाला आप लोग आई होप समझ चुके हैं। अभी देखिए 1 atm समझ चुके हैं। हाँ, तो प्रेशर कैसे काम करता है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस मैनोमीटर, सॉरी बैरोमीटर। अब अभी तक आप लोगों को मैंने मैनोमीटर समझाया नहीं, तो अभी मैनोमीटर को मैं थोड़ा बहुत बोल के मैं आगे चला जाऊंगा। सो ये वाला समझ गए, उसको नोट डाउन कर लिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो बैरोमीटर हम लोग समझ गए, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे बोलते हैं वो भी हम लोग समझ गए। अभी थोड़ा हम लोग देखेंगे कि सर मैनोमीटर भी तो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, बैरोमीटर तो आपने समझा दिया, लेकिन मैनोमीटर कैसे काम करता है थोड़ा बहुत बोल दीजिए। तो देखिए मैनोमीटर क्या होता है? जब हमारा वेसल क्लोज रहता है, क्लोज सरफेस में, तब काम करता है मैनोमीटर। सो मैनोमीटर का प्रिंसिपल कुछ नहीं है, मैनोमीटर एक प्रेशर ऑफ एनक्लोज्ड गैस, मैनोमीटर मेजर करता है प्रेशर ऑफ एनक्लोज्ड गैस। प्रेशर ऑफ एनक्लोज्ड गैस मतलब क्या होता है बोलिए तो? यहां पर एक एनक्लोज्ड गैस है, यहां पर एक ऐसा करके यू ट्यूब रहता है, यहां पर या बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है P0, और यहाँ पर जो गैस रहता है इसका प्रेशर मेजर किया जाता है मैनोमीटर में। ये जो क्लोज चेंबर है, इस अरेंजमेंट को बोला जाता है मैनोमीटर। यहाँ से गैस का प्रेशर आता है, यहाँ से मेजर करता है। ये कैसे करता है ये आपको सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैनोमीटर दिखता है कुछ ऐसे, यहाँ पर जो गैस है इसका प्रेशर यहाँ पर मेजर किया जाता है। मेन प्रिंसिपल है कि यहाँ पर इनक्लोज गैस का प्रेशर मेजर किया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी देखिए ये वाला हम लोग समझ गए।
प्रेशर ऑफ एनक्लोज्ड गैस, फिर ये चीज, ये भी हम लोग समझ गए। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको हम लोग जो पढ़ाएंगे अभी हम लोग चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग घुसने जा रहे हैं, जो कि है गैस का लॉज। तो गैस के टोटल, अगर गैस का मैं लॉ बोलूं, टोटल 7 लॉज आर देयर, लेकिन आपके सिलेबस में 3 लॉ है, वो 3 लॉ ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वही 3 लॉ के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग जो लास्ट में 1 शॉट लेक्चर कवर कर रहे हैं, इससे ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग तो जाएंगे, लेकिन जो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही आप लोग को कराएंगे, एक्स्ट्रा बाहर का चीज़ आप लोग को नहीं कराएंगे। सो एक चीज़ जान के रखिए, इधर बहुत सारा गैस का लॉ है, लेकिन हम लोग 3 गैस के लॉ हम लोग पढ़ेंगे। और इधर हम लोग जो स्टडी करेंगे, यहाँ पर जो स्टडी करेंगे, यहाँ पर वो गैस क्या गैस होगा बोलिए तो, यहाँ पर जो गैस स्टडी करेंगे वो होगा आइडियल गैस। अभी बोलिए आइडियल गैस क्या है? आइडियल गैस वही है जो अभी जो लॉज में पढ़ाऊंगा, तब वो जो लॉ जहाँ पर वैलिड होगा उसको ही बोलते हैं आइडियल गैस। अभी लॉ क्या है उसको हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग देखेंगे, तो हर एक चीज को हम लोग देखेंगे। सो देखिए गैस का लॉज मतलब 3 तरह का लॉ आता है, इधर 3 लॉज आता है। क्या क्या लॉज आता है हम लोग पढ़ेंगे। अभी देखिए क्या क्या लॉज पढ़ेंगे, मैं नाम लिख दे रहा हूं एट ए ग्लैंस। सो गैस का लॉज, क्या क्या लॉज पढ़ेंगे, 3 लॉज आर देयर। क्या क्या लॉज? एक है हमारा बॉयल्स लॉ, उसके बाद है चार्ल्स लॉ, और एवोगाड्रोस लॉ। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ, 3 तरह का लॉ हम लोग पढ़ेंगे। अभी कौन सा लॉ क्या है, इसका यूज क्या, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, क्या है बॉयल्स लॉ, क्या है चार्ल्स लॉ, क्या है एवोगाड्रोस लॉ। बहुत ही सिंपल लॉस है, और आप लोग एक बार अगर सुन लेंगे जिंदगी भर याद रहेगा। देखिए समझने का कोशिश कीजिए। देखिए सो व्हाट इज बॉयल्स लॉ? नंबर 1 इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है? देखिए बॉयल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये वाला लॉ आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द वॉल्यूम, या मैं ऐसे लिख सकता हूं, द प्रेशर ऑफ ए fixed mass of gas is inversely proportional to the volume। इसका मतलब क्या है? जब एक फिक्स्ड गैस हम लोग लेंगे, एक जगह पर हमारा अगर कोई फिक्स्ड मास ऑफ गैस रहेगा, इसका जो प्रेशर और वॉल्यूम होगा वो आपस में क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या है? इसका जो वॉल्यूम होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा। इसका जो वॉल्यूम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा। ठीक है। और क्या क्या कांस्टेंट रहेगा इधर? देखिए क्या बोला है, कांस्टेंट टेम्परेचर। सो टेम्परेचर और मास हमारा इधर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। जब हम, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, बॉयल्स लॉ कहता है जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो गैस का जो प्रेशर होगा और वॉल्यूम होगा आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अभी हम लोग जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लिखना पड़ता है, क्योंकि देखिए आप सभी लोग बचपन में ऐसा क्वेश्चन किए हैं, x प्रोपोर्शनल y, इसका मतलब x इक्वल्स टू के वाई। ये आप सभी लोगों को पता है। तो प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम लोग जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो v इक्वल्स टू के इंटू 1/p, जहाँ पर k क्या है? k एक कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? pv इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, pv इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लिख सकते, क्या लिख सकते हैं कि p1 v1 इक्वल्स टू p2 v2 इक्वल्स टू p3 v3, ऐसा करके चलता रहेगा। समझ पा रहे हैं ना? ये हमारा ऐसा करके चलता रहेगा। ये है हमारा पूरा बॉयल्स लॉ। आगे हम लोग इसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, ये भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बॉयल्स लॉ का ग्राफ कैसे होगा सर। तो देखिए यहाँ पर 2-3 ग्राफ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर v वर्सेस p करें, मतलब हम यहाँ पर p होता है इधर, v होता है इधर, तो ये जो ग्राफ होगा ये कुछ ऐसा टाइप का ग्राफ होगा। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? ये वाला ग्राफ जो आ रहा है, ये वाला ग्राफ है हाइपरबोलिक ग्राफ। P वर्सेस V ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ कुछ ऐसा आता है। इसके अलावा भी बहुत सारा लॉ है, बहुत सारा ग्राफ है। अभी अगर मैं आप लोगों को बोलूं
यहाँ पर पी भी है, अगर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं v इक्वल्स टू के इंटू 1/p, तो v के साथ, या p इक्वल्स टू के इंटू 1/p। तो अगर मैं v के साथ 1/p का ग्राफ ड्रॉ करूं या p के साथ 1/p का ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसे होगा, वो भी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। तो वो भी ग्राफ आप लोगों को मैं इधर करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर अलग अलग टाइप का ग्राफ करता हूँ बॉयस लॉ से, जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर p रहा, यहाँ पर 1/v रहा, तो क्या होगा बोले तो एक इसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। सिमिलरली अगर इसका उल्टा रहा, मतलब यहाँ पर इस तरफ v रहा, इस तरफ 1/p रहा, तो भी हमारा ऐसा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ही होगा। इसके अलावा अगर और एक टाइप का ग्राफ रहा, क्या रहा, तो ये वाला तो ग्राफ तो आपने कर लिया, और एक टाइप का ग्राफ क्या आ सकता है, यहाँ से pv वर्सेस p का अगर ग्राफ आया, मतलब इस तरफ pv है, इस तरफ p है, तो pv वर्सेस p का अगर ग्राफ आया वो कुछ ऐसे चलेगा, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे चलेगा। ये सब अलग अलग ग्राफ है बॉयल्स लॉ से। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वेरी गुड। तो अभी यहाँ से न्यूमेरिकल कैसे आएगा, जब डिस्कस कर रहा हूँ न्यूमेरिकल भी कुछ डिस्कस कराऊंगा, वन शॉट में करा रहे हैं, थोड़ा स्पीड में कराऊंगा, तो थोड़ा न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर लेते हैं बॉयल्स लॉ से। सो बॉयल्स लॉ से न्यूमेरिकल्स पहले एक तो सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर आप लोग को मैं समझाऊंगा कैसे करेंगे। देखिए अगर एक क्वेश्चन कर रहा हूं, at 730 mm Hg प्रेशर, मतलब मरकरी प्रेशर, a gas has volume 20 centimeter cube. What is its volume? What is its volume at कितना बोले, इसको 730 किए तो आप लोग इसको आप लोग 760 कर लीजिए, तो क्वेश्चन करने में थोड़ा मतलब मैं इजी कैलकुलेशन होगा। एट 280 mm Hg प्रेशर। सो क्या होगा, देखिए ये क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन में बोला है जब मेरा इनिशियल प्रेशर क्या है, इनिशियल प्रेशर है 760 mm और इनिशियल वॉल्यूम कितना है बोलिए, क्वेश्चन में लिखा है 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो फाइनल वॉल्यूम मेरा कितना होगा। ये फाइनल प्रेशर क्वेश्चन में बोल के दिया है 280 मिलीमीटर बोल के दिया है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा ये पूछा है। तो हमारे पास बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ कहता है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, में V2 चाहिए, तो V2 क्या होगा बोलिए, P1 V1 बाई P2। तो P1 क्या होगा, P1 का वैल्यू देखिए क्या दिया है इधर 760, V1 का वैल्यू क्या दिया है, V1 का वैल्यू है 20 और P2 का वैल्यू क्या है 280। सो 28 इंटू 2 करने से कितना होता है, और सॉरी 28 2 करने से इसको मैं किससे काट सकता हूँ, 4 से काट सकता हूँ, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, 190, फिर इसको काटेंगे क्या होगा बोलिए, 7 2 जा 14 और 50 रहेगा, तो इसको आप लोग 7 इसको 27 कर सकते हैं, नियर अबाउट 27 49 1 होगा, 27.1 होगा नियर अबाउट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, 2 7 जा 14 1 2 2 जा 4 54.2। इसको एक मिनट, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 हाँ ठीक है 54.2 आएगा, यहाँ पर 54.2 सेंटीमीटर क्यूब। सो मेरा फाइनल वॉल्यूम क्या आ गया, 54.2 सेंटीमीटर क्यूब मेरा फाइनल वॉल्यूम आ चुका है। तो ऐसा टाइप का बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन हम लोग आपसे कर पाएंगे। इसको लिखना चाहते हो लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए ये वाला लिख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग और एक टाइप का क्वेश्चन करें, देखिए अगर आपको बोले what will happen, question number 2, what will happen to the pressure of a gas if its volume is halved। सो वॉल्यूम अगर हाफ कर दिया गया तो प्रेशर क्या होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, एट कांस्टेंट
टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर में अगर मैंने वॉल्यूम को हाफ कर दिया तो प्रेशर का क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन में बोला है P1 है P, V1 है V, V2 क्या बोला है, V2 को हाफ कर दिया गया है, तो P2 क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ में क्या पता है, बॉयल्स लॉ में पता है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, तो यहाँ से P2 क्या होगा, P1 V1 बाई V2, तो P1 V1 क्या होगा PV, और V2 का मतलब क्या है V बाई 2, सो 2 PV बाई VV कट गया तो क्या हो गया हमारा P2 हो गया ट्वाइस P। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, जब वॉल्यूम हाफ होगा तो प्रेशर हमारा क्या होगा, बोलिए, प्रेशर हमारा डबल्ड हो जाएगा, प्रेशर हमारा डबल्ड हो जाएगा। जब वॉल्यूम मेरा हाफ होगा प्रेशर क्या होगा, प्रेशर हमारा डबल्ड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। चलिए, तो बॉयल्स लॉ का ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वन शॉट कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं घुस रहे, फिर हम लोग आगे भी बढ़ना है और भी क्वेश्चन ब्रैकेट में प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन अभी हम लोग वन शॉट में रिवाइज कर रहे हैं तो सब कुछ हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो पहला लॉ तो पूरा समझ गए, होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जो गैस के बिहेवियर का सेकेंड लॉ है उसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए चार्ल्स लॉ क्या कहता है, अभी लॉ नंबर 2, इसको लिखे चार्ल्स लॉ, साइंटिस्ट चार्ल्स लॉ। और यहाँ पर हम लोग दो लॉ पढ़ेंगे, पहले एक लॉ समझिए, फिर इसका अप्लाई करके दूसरा लॉ भी सिखाऊंगा। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वाला लॉ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अच्छा समझिए। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए, अच्छा समझिए, वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस, फिक्स्ड मास ऑफ गैस increases or decreases, increases or decreases by 1/273 part of its volume at 0 degree Celsius for each 1 degree Celsius rise और फॉल इन टेम्परेचर, राइज और फॉल इन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, तो अभी देखिए इसका मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉ लग रहा है, लेकिन मतलब क्या है, यहाँ पर मैं पहले न्यूमेरिकल समझाऊंगा फिर आप लोगों को लॉ समझाऊंगा। वो अगर 0 डिग्री सेल्सियस में किसी गैस का वॉल्यूम होता है V0, तो अगर मेरा वॉल्यूम बढ़ता है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ता है मतलब अब टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो कुछ टेम्परेचर बाद अगर T डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम है V, तो उसका मतलब क्वेश्चन में बोला है एट कांस्टेंट प्रेशर V इक्वल्स टू क्या होगा, उसका जो इंक्रीज और डिक्रीज करेगा वो 0 डिग्री सेल्सियस में जो वॉल्यूम है उसके साथ उसका जितना टेम्परेचर राइज हुआ है उसका कितना होगा इंटू 1/273 पार्ट होगा, लेकिन किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है, ये लाइन का मतलब है कि हमारा जो चार्ल्स लॉ कहता है कोई भी गैस का जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है वो कितना इंक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ, उसका जो 0 डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम था उसका 1/273 पार्ट होकर इंक्रीज करेगा। समझ पा रहे हैं। इसको जब मैं कॉमन लूंगा तो क्या पड़ा रहेगा, V0 इंटू 1 प्लस T/273, ये है वॉल्यूम एट हमारा T डिग्री सेल्सियस जब इंक्रीज किया। अगर डिक्रीज करता तो क्या होता, ये जब हमारा वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कर रहा है, ये जब वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कर रहा है, जब डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, V0 1 माइनस T/273, ये कब होगा, जब वॉल्यूम मेरा डिक्रीज करेगा तब हमारा ये करेंगे V0 T/273। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ठीक है, सो ये है चार्ल्स लॉ। तो बोलेंगे सर समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं फिर से बोल देता हूं, इधर क्या बोला है, जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, एक फिक्स्ड मास ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है वो अगर बढ़ा तो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस में जो वॉल्यूम होगा, V0 है 0 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा कब, उसका 1/273 पार्ट से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। देखिए ये वाला इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ का हम लोग ग्राफ भी करेंगे, लेकिन ओवरऑल इस चीज को पहले देख लीजिए, लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो देखिए यहाँ से हम लोग एक नया चीज के बारे में सीखेंगे, एक नया टेम्परेचर स्केल भी हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे जिसको हम लोग केल्विन स्केल बोलते हैं। देखो V इक्वल्स टू V0 1 प्लस T/273, ठीक है, यह है चार्ल्स लॉ।
अभी देखिए ये चार्ल्स लॉ है। अभी देखिए यहाँ पर अगर हम ग्राफ प्लॉट करें एक तो क्या होगा देखिए, तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं सो देखिए एट, मैं ग्राफ प्लॉट के लिए तो मुझे पॉइंटिंग चाहिए, तो देखिए एट t इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है v इक्वल्स, देखिए जब 0 बिठाएंगे तो ये वाला तो 0 हो जा रहा है, लेकिन ये वाला मेरा 0 नहीं हो रहा, v 0 नहीं हो रहा, v क्या होगा v0, यह पहला कंडीशन। सो देखिए t जब मेरा ये वाला 0 डिग्री सेल्सियस है तब वॉल्यूम तो इस तरफ तो मेरा वॉल्यूम है, इस तरफ मेरा टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम कितना हो गया, हमारा ये वॉल्यूम है v0। सो मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम हमारा 0 नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम कब 0 होगा देखिए, अगर मैं टेम्परेचर को -273 डिग्री सेल्सियस करूं तो क्या होगा देखिए v इक्वल्स टू v0। अगर मैं इधर ग्राफ में वैल्यू पुट करूं, देखिए यहाँ पर क्या बिठाएंगे 1 प्लस t का जगह क्या बिठाएंगे -273 बाई 273, तो क्या होगा v0 इंटू 1 - 1 दैट इज 0, तो वॉल्यूम मेरा 0 होगा। तो कितना टेम्परेचर में जाके मेरा वॉल्यूम 0 हुआ, -273 डिग्री सेल्सियस में जाके मेरा वॉल्यूम 0 हुआ। मतलब यहाँ पर एक्सटेंड करते 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 ये जो टेम्परेचर है -273 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर जाके मेरा वॉल्यूम क्या हुआ 0 हुआ। समझ पा रहे हैं, यहाँ पर जाके मेरा वॉल्यूम 0 हुआ। तो ये वाला जो टेम्परेचर है जहाँ पर हमारा गैस का वॉल्यूम 0 हो रहा है, इस टेम्परेचर को बोला जाता है एब्सोल्यूट 0, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट 0। लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन करूँ रियल लाइफ में क्या एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर या -273 डिग्री सेल्सियस पाना क्या पॉसिबल है रियल लाइफ में? आंसर है नहीं, रियल लाइफ में वो टेम्परेचर अटेंड करना पॉसिबल नहीं है। तो देख लीजिए, लेकिन ये क्या है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। एब्सोल्यूट 0 का अगर आप लोगों को मैं डेफिनेशन बोलूँ तो एब्सोल्यूट 0 क्या है, एब्सोल्यूट 0 का डेफिनेशन लिख लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। द टेम्परेचर at which theoretically the volume of all gases become 0 is called absolute 0, is called absolute 0। तो जिस टेम्परेचर में थियोरेटिकली सब गैस का वॉल्यूम 0 होता है, थियोरेटिकली क्योंकि उतना टेम्परेचर तो जाना पॉसिबल ही नहीं है, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। -273 डिग्री सेल्सियस इज नॉट ए जोक, वहां पर पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है। तो जिस टेम्परेचर में हमारा गैस का वॉल्यूम 0 होता है उसको बुलाया जाता है एब्सोल्यूट 0। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ से ये जो एब्सोल्यूट 0 का कॉन्सेप्ट है, यहाँ से एक नया स्केल डिस्कवर हुआ। एब्सोल्यूट 0 से एक नया स्केल डिस्कवर हुआ जिस स्केल को बोलते हैं केल्विन स्केल। इसका मतलब है -273 डिग्री सेल्सियस एक नया स्केल का लिमिट शुरू कर रहा है, इसको बोला जाता है 0 केल्विन, इसको बोला जाता है 0 केल्विन। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 273 केल्विन इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, इसको ऑल्टरनेट ऐसे भी लिख सकते हैं। सो केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन ये है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ 2 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, तो क्या करना पड़ेगा 273 के साथ 2 ऐड कर देना, दैट इज 275 केल्विन। अगर मैं बोलूँ 27 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा 273 + 27 दैट इज 300 केल्विन। इसको हम लोग ऐसे निकाल पाएंगे। समझ पा रहे हैं? अगर हम लोग कुछ ऐसे किए, अगर आप लोगों को मैं केल्विन से सेल्सियस बोलूं तो क्या होगा, सेल्सियस से केल्विन समझ गए, तो केल्विन से सेल्सियस करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं आप लोग एक क्वेश्चन बोलूं 400 केल्विन, इसका मतलब क्या होगा 400 - 273 दैट इज 127 डिग्री सेल्सियस। माइनस, जब केल्विन से सेल्सियस करना है माइनस करना पड़ेगा, जब सेल्सियस से केल्विन करना पड़ेगा तो ऐड करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देख लेते हैं, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये वाला हम समझ गए और इस स्केल को बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल। और ये जो टेम्परेचर है, जब टेम्परेचर हम लोग केल्विन में लिखेंगे, देखना मैं बोल दे रहा हूँ, टेम्परेचर जब हम लोग केल्विन में लिखेंगे, टेम्परेचर जब हम लोग केल्विन स्केल में लिखेंगे, उस टेम्परेचर को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और जब डिग्री सेल्सियस में डिनोट करते हैं तो स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। समझ पा रहे हैं? और जब इसमें करते हैं तो कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। एब्सोल्यूट स्केल में जब करेंगे उसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। हम लोग चार्ल्स लॉ को भी एब्सोल्यूट स्केल में डिफाइन कर सकते हैं।
तो वो पैटर्न भी हम लोग जान लीजिए कि चार्ल्स लॉ का एब्सोल्यूट स्केल में क्या बोलता है। तो इधर ही मैं लिख दे रहा हूँ, चार्ल्स लॉ अगर बोले एब्सोल्यूट स्केल में क्या होता है, तो चार्ल्स लॉ इन एब्सोल्यूट स्केल क्या होता है, तो केल्विन स्केल क्या हुआ, जो हमारा -273 डिग्री सेल्सियस को लेके जो स्केल बनाया गया उस स्केल को बोला जाता है केल्विन स्केल। समझ पा रहे हैं, -273 डिग्री सेल्सियस को जो उनका बेस पॉइंट है, मतलब 0 केल्विन से शुरू हो रहा है, वो जो नया स्केल बना उसको बोलते हैं केल्विन स्केल। तो अभी केल्विन स्केल में चार्ल्स लॉ को डिफाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो केल्विन स्केल में जब चार्ल्स लॉ को डिफाइन करेंगे तो उसका लिखना पड़ेगा एट कांस्टेंट प्रेशर the volume of a fixed mass of gas is directly proportional to the absolute temperature, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जब हमारा मास और प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ पा रहे हैं, मास और प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको अगर हम लोग एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, इस तरफ मेरा वॉल्यूम है, इस तरफ टेम्परेचर है, किसमें, केल्विन में। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ये वाला क्या है टेम्परेचर, ये है 0 केल्विन, ये वाला पॉइंट है 0 केल्विन। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। समझ पा रहे हैं, ठीक है। सो ये है हमारा वॉल्यूम, ये है टेम्परेचर। तो चार्ल्स लॉ जब एब्सोल्यूट स्केल में बोलेंगे तब इसका ग्राफ ऐसा रहेगा, और चार्ल्स लॉ जब हम लोग नॉर्मली चार्ल्स लॉ को लिखेंगे तब उसका ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा, ऐसा करके चला जाएगा। ये जो टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर टी क्या है, डिग्री सेल्सियस में है, ये वॉल्यूम है। तो नॉर्मल स्केल में हमारा चार्ल्स लॉ का ग्राफ ऐसा होता है और एब्सोल्यूट स्केल में चार्ल्स लॉ का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। समझ पा रहे हैं चार्ल्स लॉ क्या चीज़ है, ठीक है। अभी देखिए आपका बोर्ड्स के लिए और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द कॉम्बाइंड फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ। तो वो क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, राइट द कॉम्बाइंड फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो वो भी हम लोग कर ले रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो चलिए देखते हैं कि कॉम्बाइंड फॉर्म ऑफ चार्ल्स एंड बॉयल्स लॉ, कॉम्बाइंड फॉर्म ऑफ चार्ल्स एंड बॉयल्स लॉ। तो क्या है कॉम्बाइंड फॉर्म ऑफ चार्ल्स एंड बॉयल्स लॉ, सो हमें क्या पता है, बॉयल्स लॉ में क्या पता है, V प्रोपोर्शनल 1/P, जहां पर हमारा मास और टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये बॉयल्स लॉ है। उसके बाद चार्ल्स लॉ क्या पता है एब्सोल्यूट स्केल में, बोलिए चार्ल्स लॉ क्या है, अभी हम लोग पढ़े V प्रोपोर्शनल टू T, V प्रोपोर्शनल टू T। तो क्या कांस्टेंट है यहाँ पर, मास और प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो दोनों को अगर हम लोग कॉम्बाइन कर दें, दोनों का अगर हम लोग कॉम्बाइन कर दें, कॉम्बाइनिंग, तो क्या होगा, V प्रोपोर्शनल टू T/P। कॉम्बाइन करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, जहां पर क्या करता है, सभी वेरी, ऑल वेरी, क्योंकि हर एक चीज वेरी कर जा रहा है, तो हर एक चीज वेरी हो जा रहा है। तो ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लिखेंगे हम लोग, तो क्या होगा, V इक्वल्स टू K इंटू T/P, जहां पर K क्या है, कांस्टेंट। तो यही जो हमारा इक्वेशन है PV इक्वल्स टू KT, यही है कॉम्बाइंड फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ। ये भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉम्बाइंड फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ, एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कॉम्बाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। ये भी बहुत बार आ चुका है माध्यमिक में, इस बार भी आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो ये वाला हो चुका है। अब देखिए, तो ये हम लोग देख लिए कि कॉम्बाइंड फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ। अभी देखिए हम लोग एक नया लॉ के बारे में सीखेंगे जिसको बोलते हैं एवोगाड्रोस लॉ। तो व्हाट इज एवोगाड्रोस लॉ, उसको भी थोड़ा सीख लेते हैं। चलिए, ये आपका एक्चुअली
लॉ नंबर 3 है, एवोगाड्रोस लॉ लॉ नंबर 3 है, एवोगाड्रोस लॉ आपका गैस का तीसरा लॉ। तो एवोगाड्रोस लॉ कहता है, जैसे चार्ल्स लॉ क्या वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन दिया, बॉयल्स लॉ क्या दिया वॉल्यूम और प्रेशर, चार्ल्स लॉ क्या दिया वॉल्यूम और टेम्परेचर, एवोगाड्रोस लॉ देगा वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर रिलेशन देगा। तो एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है अगर दोनों गैस का वॉल्यूम सेम रहा तो उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेगा। मतलब देखिए यहाँ पर अगर मेरे पास 10 लीटर मेरा पास ऑक्सीजन है और यहाँ पर मेरा 10 लीटर हाइड्रोजन है, इसका भी जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा इसका भी उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होगा। मतलब अलग अलग गैस का अगर वॉल्यूम सेम रहता है दोनों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारा सेम रहेगा। यही है एवोगाड्रोस लॉ। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एवोगाड्रोस लॉ कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब गैस का अगर मॉलिक्यूल नंबर सेम वॉल्यूम सेम रहा तो मॉलिक्यूल भी क्या रहेगा सेम रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है V प्रोपोर्शनल N। इसका मतलब V प्रोपोर्शनल M मतलब मास टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मास टेम्परेचर प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है तो V इक्वल्स टू K इंटू N, यहाँ पर K क्या है, K एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं V1 बाई N1 इक्वल्स टू V2 बाई N2, ऐसे करके चलता रहेगा, अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग ऐसा चलता रहेगा। समझ पा रहे हैं। अभी देखिए हमने 3 लॉ पढ़ा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ। तीनों लॉ को जब कंबाइन करेंगे तब हमारे पास जो इक्वेशन आता है उसको बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। अभी हम लोग उसी चीज को डिराइव करेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आइडियल गैस इक्वेशन। चलिए देख लेते हैं। सो आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, तो हमारे पास बॉयल्स लॉ क्या कहता है, अभी हमने लिखा थोड़ी देर पहले V प्रोपोर्शनल टू 1/P, यहाँ पर मास टेम्परेचर और एक चीज नया इंट्रोड्यूस हुआ ना उसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। सो N हमारा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या कहता है V प्रोपोर्शनल टू T, जहां पर M, P और N क्या है कांस्टेंट। और अभी हमने लेटेस्ट क्या लॉ पढ़ा एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है, एवोगाड्रोस लॉ कहता है V प्रोपोर्शनल टू N, जहां पर मास प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा कांस्टेंट होगा। अभी तीनों को अगर हम लोग एक साथ कंबाइन कर दे, तीनों को एक साथ कंबाइन कर दे तो क्या होगा V प्रोपोर्शनल टू NT/P, जहां पर ऑल क्या है ऑल वेरी, मतलब हर एक चीज वेरी कर रहा है। तो प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो V इक्वल्स टू K, यहाँ पर एक नया K अभी नहीं बोलूंगा, अभी मैं इसको डायरेक्ट जो कांस्टेंट है उसका मान लिख दूंगा। उस कांस्टेंट का मतलब है R इंटू NT/P। यहाँ पर R क्या है, R एक कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट मतलब पूरा यूनिवर्स में इसका वैल्यू सेम है, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को R का दर्जा दिया गया है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू nRT, PV इक्वल्स टू nRT। ये जो इक्वेशन हमने निकाला यहाँ पर इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। और जो गैस ये वाला इक्वेशन ओबे करता है उस गैस को बोला जाता है आइडियल गैस, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। PV इक्वल्स टू nRT। समझ पा रहे हैं ना। और ये डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। PV इक्वल्स टू nRT, ये इक्वेशन हम लोग लिख लीजिए। लिख लिए। अभी देखिए हमने क्या मिला हमारे पास आइडियल गैस का इक्वेशन। तो आइडियल गैस का इक्वेशन हमारे पास आ चुका है
PV इक्वल्स टू nRT। और एक चीज जान के रखिए, यहाँ से और एक चीज आप लोग जान के रखिए, P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू होता है P2 V2 बाई T2 इक्वल्स टू P3 V3 बाई T3। ऐसा करके चलता रहता है, समझ पा रहे हैं? ऐसा करके चलता रहता है, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, पहले एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अगर आप लोगों को मैं क्वेश्चन बोलूँ एक तो, फिर मैं आर का वैल्यू के बारे में जाऊंगा। एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 750 atm pressure, a gas has volume 20 centimeter cube. What is its volume at 40 डिग्री सेल्सियस एंड 2 atm प्रेशर। अभी बोलेंगे सर ये क्या कर दिया आप, वहां पर ऊपर आपने यहाँ पर मैंने एटीएम लिख दिया, नहीं इसको मिलीमीटर लिखिए आप प्रेशर। तो ऊपर आपने 750 मिलीमीटर लिख दिया, नीचे 2 एटीएम लिख दिया, तो कैसे करेंगे सर? तो यहाँ पर P1 है मिलीमीटर, हुआ एटीएम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कैसा टाइप का क्वेश्चन करेंगे देखिए। सबसे पहले तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम लोग किस में करेंगे? केल्विन में करेंगे, क्योंकि कैपिटल टी मतलब केल्विन। तो इसको हम लोग जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 293 केल्विन, ठीक है। प्रेशर क्या है? प्रेशर है 750 मिलीमीटर। तो जब भी मिलीमीटर से आप लोग एटीएम में जाएंगे, सिंपली आप लोग 750 को 760 के साथ डिवाइड कर देंगे, मतलब 75/76, ये क्या हो जाएगा? एटीएम प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा? V1 क्या है? वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम को एज इट इज हम लोग रख लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो इधर टेम्परेचर क्या है? फाइनल टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? 273 प्लस 40, सो क्या हो जाएगा? 313 केल्विन। और हमारा फाइनल प्रेशर कितना है? प्रेशर बोला 2 atm। तो फाइनल वॉल्यूम हमें निकालना है, तो सारे वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे। वो ऊपर वाले इक्वेशन में हमें क्या पता है? P1 V1 बाई T1, हमें क्या पता है? P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। हमें क्या चाहिए? हमें V2 चाहिए। तो V2 का वैल्यू क्या है? V2 का वैल्यू है P1 V1 T2 बाई P2 इंटू T1, ठीक है। तो P1 क्या है? अभी P1 क्या है? P1 है 75/76 इंटू V1 क्या है? V1 है 20 और T2 क्या है? T2 है 313 केल्विन। और नीचे P2 का वैल्यू क्या है? 2 atm। और किसका वैल्यू चाहिए? T1 का वैल्यू क्या है? 293 केल्विन, ठीक है, 293 केल्विन। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 10 ये कट जाएगा, ये नीचे ये वाला कट जाएगा। मैं टाइम जाएगा बोल के सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जो भी आंसर मिलेगा वो लिख के सेंटीमीटर क्यूब में आंसर लिख देना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, समझ पा रहे हैं ना? ठीक है। सो ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग इस इक्वेशन से करेंगे। तो ये सब आप लोग कर पाएंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए। अभी हम लोग इस आर के बारे में थोड़ा फोकस करेंगे। आर का यूनिट क्या है, आर का डायमेंशन क्या है और आर का वैल्यू क्या है, अभी हम लोग उस चीज के बारे में देखेंगे। तो चलिए उसको देख लेते हैं पहले। चलिए देख लेते हैं क्या चीज है वो। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा आप लोगों को बोलते हैं आर का चीज है। तो आर क्या है? आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आर का मतलब क्या है? देखिए PV बाई NT। तो अगर हम लोग बोले आर का यूनिट क्या होगा, आर का यूनिट क्या होगा? बहुत सारा यूनिट है, अभी मैं SI और CGS के बारे में बात करूंगा। PV का मतलब क्या है? वर्क डन। तो ये क्या हो जाएगा? जूल पर मोल पर केल्विन, ये हो गया SI यूनिट। और CGS यूनिट क्या होगा बोलिए? ऑर्ग पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, ये CGS यूनिट। इसके अलावा भी बहुत सारा यूनिट है, जैसे ये दोनों SI CGS हो गया। इसके अलावा भी क्या यूनिट है बोलिए? तो एक यूनिट है कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, एक यूनिट है लीटर ATM
पर मोल पर केल्विन। क्यों लीटर एटीएम, देखिए प्रेशर का वॉल्यूम होता है एटीएम, भी क्या होता है लीटर, तो लीटर एटीएम का भी एक यूनिट होता है। सो ये है आर का यूनिट। तो यहीं से अगर आर का मैं डायमेंशन बोलूं तो क्या होगा, बोले तो आर का डायमेंशन, ऊपर क्या है वर्क डन, मतलब क्या हो जाएगा ऊपर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, नीचे क्या है नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स तो मैं मोल्स लिखते हैं, टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है बोलिए क्या है टेम्परेचर, तो थीटा होगा, तो क्या होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एन माइनस वन थीटा माइनस वन, ये क्या हो गया, ये वाला हमारा आर का डायमेंशन हो गया है। और आर का अगर हम लोग वैल्यू बोले, आर का जो वैल्यू है, तो आर का वैल्यू होता है अलग अलग सिस्टम में अलग अलग वैल्यू होता है, तो जान के रखिए 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है, एक वैल्यू होता है 8.314 10⁷, तो ये आर्क में होगा आर्क पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। जब इसको हम लोग कैलोरी यूनिट में लिखेंगे तो लिखेंगे 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। जब इसको लीटर एटीएम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ये सब किसका वैल्यू है, ये सब आर का अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। तो ओवरऑल चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट था मैंने आप लोगों को बता दिया। और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये जो सारे गैस है आइडियल गैस है, लेकिन हमारे यूनिवर्स में हम लोग जो जिस देश में रहते हैं, हम लोग जिस वर्ल्ड में रहते हैं, वहाँ पर कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है। वहाँ पर जो भी गैस क्या गैस है बोलिए तो वो है रियल गैस। सो क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करता है। तो क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। तो इसका आंसर होगा रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा कब बोलिए तो रियल गैस बिहेव करेगा आइडियल गैस में कब, आइडियल गैस में कब बिहेव करेगा, आंसर होगा एट हाई टेम्परेचर। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिख के रखिए, एट हाई टेम्परेचर और क्या होगा लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो ये वाला कंडीशन अच्छे से दिमाग में रखना, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर में रियल गैस बिहेव करता है आइडियल गैस की तरह। और ये है तो ओवरऑल आज वन शॉट में मैंने आप लोगों को सेकंड चैप्टर का पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट नहीं करना, मैं बोला अभी भी अंदर में बहुत कुछ है, लेकिन जो जो आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को करा दिया। इसके बाहर से बोर्ड्स में आपको नहीं आएगा, ये 2026 बोर्ड्स में नहीं आएगा, मैंने आप लोगों को ओवरऑल रिवाइज कर दिया। इसके बाद और एक क्लास में लाऊंगा जहां पर मैं आप लोग को क्या कराऊंगा, जहां पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा सेकंड चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन वो कब लाऊंगा, जब मैं देखूंगा इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो ये वाला मेरा पहला वीडियो है, क्लास 10 का माध्यमिक 2026 का पहला वीडियो है। अगर इसमें रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं सीरीज कंटिन्यू करूंगा, नहीं आया फिर भी कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन उतना नहीं रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके बोलिए, ठीक है। तो आज इसी के साथ इसका क्लास यहाँ पर एंड करते हैं। आप सभी लोग को बेस्ट विशेस और थैंक यू।